हेलो नमस्कार दोस्तों। एसके ग्लोबल क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग के लिए जो स्पेशल क्लासेज बीपीएससी ट्री 3.0 के लिए जो आप लोग के लिए मैं ये एक स्पेशल सीरीज जो चलाया हूँ, उसका आज फोर्थ नंबर का क्लास यानी कि चौथा क्लास है। और कुछ कारणवश दोस्तों मैं कल आप लोग के लिए क्लास नहीं लेकर आया, उसके लिए मैं आप लोग से क्षमा चाहूँगा। क्योंकि मैं आप लोग को लगातार आप लोग को क्लास देने का वादा किया हूँ, तो आप लोग को लगातार हमारे चैनल पर क्लासेस मिलते रहेंगी। तो आज के स्पेशल क्लास में हम लोग फिर देखेंगे जीके, जीएस और करंट अफेयर से महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आज के क्लास को शुरुआत करते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न है आप लोग को कि दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग को इसी तरह का पैटर्न जो आप लोग को बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यानी कि ये जो ऑप्शन वाला पैटर्न है, इसी तरह का पांच आप लोग को ऑप्शन दिए रहते हैं आप लोग को परीक्षा में। जैसा कि ट्री 1.0 और ट्री 2.0 में आप लोग को पूछा गया, तो आप लोग को बिल्कुल उसी तरह का पैटर्न है। आप लोग बस एकदम मन लगाकर देखते रहिए और इस प्रश्न का उत्तर बताइए कि क्या होगा। तो दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए अगर बात की जाए ना दोस्त, तो देखिए आप लोग को परीक्षा में ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग को हो जाएगा, ये उत्तर लेंस हो जाएगा। ठीक है ना? उत्तर लेंस जो हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो क्या क्या और इससे महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोग को बन सकते हैं, ये मैं आप लोग को बता दूं, क्योंकि आप लोग के लिए मैं हमेशा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है हमेशा बताता हूं कि क्या क्या और फैक्ट पूछे जा सकते हैं। तो देखिए ये तो दूरदृष्टि दोष हो गया। अब देखिए दो ही प्रश्न और बचते हैं इसमें। एक और हो जाता है ये निकट दृष्टि दोष। ठीक है ना? निकट दृष्टि दोष। और चलिए मैं यहाँ नहीं, नीचे इसको लिख देता हूँ। ठीक है ना? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही प्रश्न आप लोग को पूछा जाता है। एक निकट दृष्टि दोष और एक पूछा जाता है आप लोग को अबिंदुकता। अबिंदुकता। ठीक है ना? अबिंदुकता। तो यही तीन दोष जो है आप लोग को मानव नेत्र में आप लोग को मिलते हैं। तो पहला तो दूरदृष्टि दोष हो गया, ये उत्तल लेंस हो गया। निकट दृष्टि दोष की बात की जाए मेरे भाई, तो ये आप लोग को हो जाएगा अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है ना? ये अवतल लेंस के द्वारा जो है इस दोष का निवारण कर सकते हैं। किसका? निकट दृष्टि दोष का। उसी तरह अबिंदुकता की बात की जाए, ठीक है ना, ये तीसरे दोष की बात की जाए, तो इसके लिए आप लोग जानते हैं कि इसके लिए जो यूज होता है लेंस, वो होता है बेलनाकार लेंस हम लोग यूज करते हैं। ये बेलनाकार लेंस जो है हम लोग यूज करते हैं इसके लिए, यानी कि उसको सिलिंड्रिकल लेंस भी आप लोग कह सकते हैं। ठीक है ना? सिलिंड्रिकल लेंस भी कह सकते हैं। तो यही आप लोग के तीन दोष होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न दूसरा नंबर है कि फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन 2023 की बात की जा रही है दोस्तों। ऑप्शन है आप लोग को कैस्पर रूड, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पांच ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं, इसमें से आप लोग को बताना है फ्रेंच ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब। तो पिछले क्लास में हमने आप लोगों को जितने टेनिस ग्रैंड स्लैम टेनिस के टूर्नामेंट खेले जाते हैं वो किस कोर्ट पर खेले जाते हैं, हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं कि क्ले कोर्ट पर खेले जाते हैं, घास पर खेले जाते हैं, वो सब मैंने पिछली क्लास में बता दिया है। अब बारी ये आती है कि 2023 में चारों ग्रैंड स्लैम के विजेता कौन रहे, वो भी आप लोग को मैं इसी इसी क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ। फिलहाल इसको देख लीजिए कि फ्रेंच ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नोवाक जोकोविच, जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये फ्रेंच ओपन 2023 के विजेता हो गए। अब इसको छोड़कर और दो ये ग्रैंड स्लैम जीते, वो कौन कौन जीते और देख लीजिए। ठीक है ना? वो दोनों ग्रैंड स्लैम कौन कौन से और जीते हैं नोवाक जोकोविच के द्वारा। तो अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछ दिया जाए, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछ लिया जाए, ऑस्ट्रेलियन ओपन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 के पुरुष एकल का खिताब ये भी नोवाक जोकोविच जीते। ठीक है ना? ऑस्ट्रेलियन भी हो गया। अब यूएस ओपन भी पूछ दे ना, यूएस ओपन भी पूछ दे आप लोग को परीक्षा में, ये 2023 की मैं बात कर रहा हूँ।
यूएस ओपन 2023 पुरुष एकल का, ये सब पुरुष एकल खिताब है दोस्तों, ये सब पुरुष एकल खिताब है, ठीक है ना। तो इनके द्वारा 2023 में 3 खिताब जीता गया, फ्रेंच ओपन भी जीता गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता गया, यूएस ओपन भी जीता गया। अब एक बच जा रहा है टेनिस का ग्रैंड स्लैम, और वो होता है विम्बलडन होता है, ठीक है ना, विम्बलडन। तो उसको भी देख लीजिए कि वो 2023 में किसने जीता, तो ये जीते थे कार्लोस अल्काराज का, आप लोग नाम सुने होंगे, कार्लोस अल्काराज जो है, कार्लोस अल्काराज जो है, ये आप लोग को विम्बलडन 2023 के विजेता रहे, ठीक है ना। बाकी ये तीनों ग्रैंड स्लैम जो है ये नोवाक जोकोविच के द्वारा, तो ये काफी आप लोग के लिए आसान है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ये तो पुरुष एकल की बात हो गई। अब दोस्तों कहिए कि सर पुरुष एकल बता दिए तो थोड़ा महिला एकल भी हो जाए तो एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग बस इसी तरह वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं इतना जबरदस्त आप लोग को बता दूंगा, जितने भी क्वेश्चन को मैं बताता हूँ महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ बताता हूँ। और आप लोग को आशा करता हूँ कि ये सीरीज बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्त, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस क्लास का वो लोग लाभ उठा सके। और आप लोग के लिए लगातार अभी तो एक एक क्लास मिल रहा है, लेकिन अभी कुछ दिनों में आप लोग को 2 क्लास 3 क्लास करके आप लोग को पूरा सिलेबस जो है मैं आप लोग को कंप्लीट कराऊंगा अपने चैनल पर। बस आप लोग अपना इसी तरह प्यार दिखाते रहिए। और आप लोग चैनल पर अगर सपोर्ट करना चाहते हैं, आप लोग ज्वाइन बटन के माध्यम से भी आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि आप लोग के द्वारा अपेक्षित है। तो महिला एकल की अगर बात की जाए, तो महिला एकल में देख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ आप लोग को। पहले तो फ्रेंच फ्रेंच ओपन का देख लीजिए, ठीक है ना। फ्रेंच ओपन का महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो ये जीता था ईगा स्वीटेक ने। ईगा ईगा स्वीटेक, ये सब 2023 की बात की जा रही है, ठीक है ना। 2023 फ्रेंच ओपन महिला एकल का, ठीक है ना, महिला एकल का, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, महिला एकल का ये सब बात हो रहा है। 2023 फ्रेंच ओपन महिला एकल का ईगा स्वीटेक ने जीता। अब बात हो गई कि चलिए भाई अब तो ये महिला एकल में ईगा स्वीटेक होगी फ्रेंच का, तो अब आगे हम लोग बढ़ लें किस पे, ऑस्ट्रेलियन ओपन पर बढ़ जाए, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो ऑस्ट्रेलियन की अगर बात की जाए ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब, तो ये आर्यन आर्यना सबालेंका जो है, आर्यना सबालेंका जो है, इन्होंने ही ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया। अब यूएस ओपन की बात की जाए, यूएस ओपन की अगर बात की जाए कि यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो अगर यूएस की बात किया जाए तो ये हो जाएगा कोको गॉफ हो जाएगा, कोको कोको गॉफ जो हो जाएगा, इनके द्वारा जो है महिला एकल 2023, ये सब 2023 की बात की जा रही है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के लिए है। और एक अंतिम में बच जाता है, इधर मैं लिख दे रहा हूँ विम्बलडन 2000, ये विम्बलडन, ठीक है ना, विम्बलडन 2023 का खिताब महिला एकल में ये किसने जीता था, तो इसको लिख लीजिए मर्केटा, मर्केटा, ये अच्छे से मैं लिख दे रहा हूँ, ये त है, ठीक है ना, मर्केटा बुद्रोसोवा जो है, बुद्रोसोवा के द्वारा जो है ये विम्बलडन 2023 का खिताब जीता गया, ठीक है ना। तो आप लोगों को आशा करते हैं कि ये जितने भी बातें हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप लोग सबको अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा। और आप लोग इसको जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बताते हैं वो सारे आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है आप लोग को कि दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन, फिरोज खिलजी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग का ये बीपीएससी का पैटर्न है, ठीक है ना, 5 ऑप्शन वाला। तो इस प्रश्न का सही जवाब की अगर बात की जाए, तो दोस्तों रक्त और लौह की नीति की बात अगर की जाए तो ये बलबन हो जाएगा, ठीक है ना। ये दिल्ली सल्तनत के ये बादशाह थे, बलबन, जो बहुत ही क्रूर शासक के रूप में इनको गिना जाता है, जो कि रक्त और लौह की नीति अपनाए थे इनके द्वारा, ठीक है ना। तो ये बलबन हो गए। अगर कभी प्रश्न अगर पूछ दिया जाए कि ये बलबन किस वंश का था, ठीक है ना, तो ये तो दोस्तों ये मामुलक वंश का, ठीक है ना, ये मामुलक वंश का ये शासक था।
कौन? ये बलबन हो गया, ठीक है। मामलुक वंश का, सॉरी, ये मामलुक होता है माम मामलुक वंश का शासक हो गया बलबन। तो ये तो बात हो गई भारत में। अगर कभी विश्व में की बात की जाए ना, तो देखिए, एक रक्त और लोहे की नीति जो है ना, रक्त और, मैं लिख दे रहा हूं, लोहे की नीति की अगर बात की जाए विश्व स्तर पर, तो दोस्तों ये बात जो है बिस्मार्क के द्वारा जो है अपनाया गया था, ठीक है ना। बिस्मार्क जो कि जर्मनी के थे, ये जर्मनी के, और जर्मनी के एकीकरण में दोस्तों इनके द्वारा एक एक भाषण में जो है ये रक्त और लोहे की नीति की बात की गई, और यही उनका शीर्षक बन गया था उस समय, रक्त और लोहे की नीति, ये बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी में। तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा, रक्त और लोहे की नीति ये बिस्मार्क द्वारा, जो कि जर्मनी के एकीकरण में इनका काफी योगदान रहा, और ये जर्मनी के थे। अब बात उठा कि ये तो हो गए, अब एक भारत और एक प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोग की परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है। जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आप लोग को अपने चैनल पर बता देता हूं, और इसी तरह का टॉप क्लास के कंटेंट हमारे चैनल इसके ग्लोबल क्लासेस पर आप लोग को लगातार मिलते रहता है। तो अगर एक और प्रश्न बनता है, कौन सा, वो भी देख लीजिए। वो हो गया भारत का लौह पुरुष। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये भाई आप लोग सभी लोग जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ये लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ये लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो ये तीन प्रश्न आप लोग को बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और चलिए और अगला शानदार प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का 4 नंबर प्रश्न है आप लोग को दोस्तों, कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? अशोक को तो आप लोग बखूबी से जानते होंगे दोस्त। चलिए मैं अशोक के बारे में थोड़ा सा आप लोग को पहले बता दूं, उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को बताऊंगा। तो अशोक तो पहले ये किस वंश के थे दोस्तों? तो ये मौर्य वंश के राजा थे, ठीक है ना। ये मौर्य वंश के राजा थे। इनके अगर पिता की बात की जाए कि अशोक के पिता जी का क्या नाम था, तो अशोक के पिताजी का अगर बात किया जाए तो इनके पिताजी का नाम था बिंदुसार, ठीक है ना, बिंदुसार। और बिंदुसार के अगर पिता का नाम पूछ लिया जाए कभी, तो ये आप लोग को हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक भी थे, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हो गए बिंदुसार, अब बिंदुसार के पुत्र हो गए अशोक, ठीक है ना। ये तीन ही राजा जो हुए ना दोस्तों, ये बहुत ही प्रतापी राजा थे मौर्य वंश के, ठीक है ना। ये चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो या बिंदुसार हो या अशोक हो, ठीक है ना, ये तीन जो राजा है, ये बहुत ही, ये आप लोग को मौर्य वंश के बहुत ही प्रतापी राजा थे। तो अशोक के बारे में तो कुछ बातें हमने बता दी, अब चलिए थोड़ा सा इनका जो जो और प्रश्न पूछ सकता है, कभी कभी इनसे जन्म का पूछ लिया जाता है, मृत्यु का भी पूछ लिया जाता है कि अशोक का जन्म कब हुआ था। तो अशोक का जन्म का अगर बात किया जाए, तो ये 304 ईसा पूर्व में जो है ये इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात की जाए तो 232 ईसा पूर्व में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। और बौद्ध धर्म अपनाने का कारण ये हुआ दोस्तों कि ये कालिंग में जो इनके द्वारा एक युद्ध लड़ा गया था, जो कि इनके शासनकाल का अंतिम युद्ध था, उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। काफी जो भयंकर नरसंहार जो हुआ था, उसके कारण जो है इनके द्वारा बौद्ध धर्म अपना लिया गया। और वो साधु का नाम था उपगुप्त, ठीक है ना। ये उपगुप्त जो हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ये बौद्ध साधु उपगुप्त से प्रभावित होकर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो ये आप लोगों को ये अशोक से कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई। कभी कभी देखिए एक और प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अशोक के उपनाम के बारे में पूछ लिया जाता है, कि दे दिया जाएगा उपनाम कि इनका उपनाम क्या है, ठीक है ना। तो इनको प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है, प्रियदर्शी इनका उपनाम है। अगर अशोक के पूरा नाम का अगर बात किया जाए, ठीक है, तो इनको देव देव नाम, मैं रुकिए इसको अच्छे से लिख दे रहा हूं। आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अगर पूरा नाम का अगर बात किया जाए ना अशोक के, तो इनका पूरा नाम हो जाता है देवनाम प्रिय अशोक, प्रिय अशोक, ठीक है ना। ये देवनाम प्रिय अशोक जो है इनका पूरा नाम हो जाता है अशोक का, ठीक है।
तो आशा करता हूं कि ये जितना भी प्रश्न आप लोग को बताया, आप लोग बिल्कुल इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, उपनाम हो गया, पूरा नाम हो गया। अब ये बात होगी तो थोड़ा सा ये भी देख लीजिए कि अशोक कहाँ के राजा थे, ठीक है ना। तो दोस्तों ये मगध सम्राट, ये मगध सम्राट, मगध सम्राट थे, यानी कि मगध के राजा थे। मगध, मगध सम्राट थे अशोक, ठीक है ना। और इनकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों? राजधानी अगर पूछ लिया जाए कि अशोक की राजधानी कहाँ थी, तो ये पाटलिपुत्र थी। अशोक की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो ये पाटलिपुत्र थी। तो इतना महत्वपूर्ण फैक्ट इस प्रश्न में बता दिया। तो आप लोग बस एकदम इस वीडियो को लाइक शेयर और एकदम चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोग एकदम सपोर्ट अपना बनाए रखिए। और कमेंट में आप लोग क्लास के बारे में जरूर लिखिए कि कैसा क्लास लगा, क्योंकि 3 क्लास आप लोग के लिए ऑलरेडी मैं उपलब्ध करा चुका हूं अपने चैनल पर। और आप लोग के द्वारा जो कमेंट आता है ना, तो मेरा हौसला अफजाई होता है। हमको जो है, आप लोग को इसी कमेंट से मोटिवेशन मिलता है अगले वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोग कमेंट करने में बस कंजूसी मत कीजिए। और चलिए अगले शानदार प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न 5वां नंबर है। देखिए ये करंट अफेयर का ही प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में बी आर अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? ठीक है ना, ये पिछले साल ही किया गया था। और ये कब किया गया था दोस्तों? तो ये भीमराव अंबेडकर जी के जयंती पर ही किया गया था। और वो कहाँ पर किया गया था? तो ये तेलंगाना में किया गया था, ठीक है ना। मैं ऑप्शन डायरेक्ट इसका बता दे रहा हूँ। ये तेलंगाना में किया गया था, ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो तेलंगाना के कहाँ पर किया गया था ये दोस्त मेरे? तो ये तेलंगाना के, जो तेलंगाना के ये हैदराबाद में, ठीक है ना। तेलंगाना की राजधानी जो हैदराबाद है, ये भी आप लोग याद रख लीजिए। और कहाँ पर अगर कभी पूछ लिया जाए कि ये 125 फुट ऊंची प्रतिमा जो है ये कहाँ पर स्थापित किया गया हैदराबाद में, तो जो हैदराबाद का, जो तेलंगाना का सचिवालय है ना, जो सचिवालय है, तो ये सचिवालय के प्रांगण में ही है, यानी कि सचिवालय के कैंपस में जो है ये 125 फुट ऊंची प्रतिमा जो है भीमराव अंबेडकर जी के, जो है वहां पर अनावरण किया गया है। ये तेलंगाना के सचिवालय में। और किसके द्वारा अनावरण अगर पूछ लिया जाए कि ये अनावरण किसके द्वारा किया गया, तो ये तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री, यानी कि तेलंगाना के जो सीएम, तेलंगाना के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में जो हैं, उस समय जो किए थे, वो के चंद्रशेखर, एक मिनट, थोड़ा सा जल्दी में, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ गलत। के चंद्र के चंद्रशेखर राव जी जो थे, इनको केसीआर भी शॉर्टकट में बोला जाता है, कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, ठीक है ना, कि यानी कि के चंद्रशेखर राव जो है वहां के मुख्यमंत्री जो थे, इनके द्वारा ही ये 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था, ये सचिवालय के प्रांगण में, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। तो आप लोग इतना महत्वपूर्ण फैक्ट जो है आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। एक और यहाँ पर फैक्ट बनता है कि अगर पूछ लिया जाए कि इस मूर्ति के मूर्तिकार कौन थे, ये जो 125 फुट ऊंची प्रतिमा भीमराव अंबेडकर जी की बनाई गई, तो मूर्तिकार का भी प्रश्न आप लोग को कभी कभी पूछ लिया जाता है। और वो हो गया राम सुतार जी जो थे, ये मूर्तिकार हो गए। इनका काफी योगदान रहा इस मूर्ति को बनाने में। तो आप लोग, आशा करता हूं कि इस प्रश्न को भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न ये देखिए, छठा नंबर प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, छोटा आप लोग को बस देखने को लगता है, लेकिन कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। कि प्रश्न है आप लोगों को कि 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, वे हैं। उपग्रह नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन है पृथ्वी, बृहस्पति, बुध एवं शुक्र, बुध एवं शनि, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वो कौन कौन हो जाएंगे? तो देखिए इस ऑप्शन में जो आप लोग को ये बुध और शुक्र जो दिया गया है ना, ये ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। यानी कि बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। और ये आप लोग को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोग को प्रश्न पूछ दिया जाता है, आप लोग को परीक्षा में एकदम हूबहू प्रश्न पूछ दिया जाता है, ठीक है ना। चाहे वो आप लोग को बीपीएससी ट्री हो या कोई भी परीक्षा, चाहे वो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, यूपी पीसीएस, यूपी दरोगा, ठीक है ना, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, मतलब सबको कह लीजिए, कोई भी परीक्षा ऐसा नहीं है जिसमें ये प्रश्न नहीं आया है। चाहे तो आप लोग प्रीवियस ईयर का प्रश्न देख सकते हैं। क्योंकि मेरे पास देखिए दोस्तों, मैं एक ही आप लोग को परीक्षा को लेकर मैं प्रश्न नहीं बनाता हूँ।
कई एग्जाम के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखकर आप लोगों को जो महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए बनते हैं वो मैं आप लोग के लिए लेकर आता हूं। ठीक है, तो आप लोग बस अपना चैनल पर इसी तरह जो है अपना प्यार बनाए रखिए। और देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैक्ट की अगर बात की जाए तो ये दोनों जो ग्रह हैं इनके तो उपग्रह नहीं है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सौर मंडल में सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं। अगर सबसे ज्यादा उपग्रह की बात की जाए, इनके तो कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा उपग्रह अगर पूछ लिया जाए तो दोस्तों वो शनि ग्रह जो है ना, इसका सबसे ज्यादा उपग्रह है। उसके बाद अगर पूछ लिया जाए कि दूसरे नंबर पर कौन आता है, तो यह आ जाता है बृहस्पति आ जाता है। ठीक है ना, इस शनि के बाद जो है बृहस्पति ग्रह के ज्यादा ग्रह है। सबसे टॉप मोस्ट पर ये शनि ग्रह है। सबसे ज्यादा उपग्रह जो है इनके पास है, शनि ग्रह के पास। तो आप लोग ये फैक्ट भी अच्छे से याद रखिएगा। और चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखिए 7वां नंबर है कि चलैया समिति का संबंध है। चलैया समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार, बैंकिंग प्रणाली में सुधार, आयात निर्यात नीति, उपयुक्त में से एक अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 5 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। तो चरैया समिति दोस्तों यह जो है आप लोग को यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग को प्रश्न को देखकर ही आप लोग को लग रहा होगा कि ये बिल्कुल एकदम जो है प्रश्न एकदम बिल्कुल आने वाले प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न आप लोग को आते हैं। ठीक है ना, तो ये प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा आप लोगों को, ये प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर जो हो जाएगा। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए ये चलैया समिति का संबंध है। ठीक है, तो चलैया समिति की अगर बात की जाए ना, तो देखिए दोस्तों थोड़ा सा महत्वपूर्ण फैक्ट इनसे भी समझ लीजिए कि अगर चलैया समिति की गठन की बात की जाए, अगर कभी गठन पूछ दे कि इनका गठन कब हुआ था, तो देखिए दोस्तों यह 1991 में जो है ये चलैया समिति का गठन हुआ था। और 1900 ये 93 में अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं सरकार को। ठीक है ना, ये रिपोर्ट जो है अपना दिए, प्रस्तुत किए, रिपोर्ट प्रस्तुत किए सरकार के समक्ष, ये 1993 में। यानी कि चलैया समिति का गठन अगर पूछ ले तो 1991 में, रिपोर्ट सबमिट कब किए सरकार को, तो 1993 में। और करों में सुधार के लिए जो है ये चलैया समिति ये संबंधित है। दो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, एक करों में सुधार के लिए, और देखिए एक ऑप्शन में यहाँ पर बैंकिंग प्रणाली है। चलिए इसको भी मैं यहीं पर बता दूं। अगर कभी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि बैंकिंग प्रणाली में सुधार से कौन सा समिति ये संबंधित है, तो दोस्त मेरे यह हो जाएगा नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन नरसिम्हन समिति जो है ये आप लोग को बैंकिंग में सुधार से संबंधित है। नरसिम्हन समिति, नरसिम्हन समिति जो हो जाएगा ये आप लोग को ये बैंकिंग में सुधार, बैंकिंग प्रणाली में सुधार से संबंधित है। और ये दो प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस सबको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखिए। ठीक है ना, ये बहुत 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 ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलैया समिति करों में संबंध, बैंकिंग प्रणाली जो है ये नरसिंहम समिति हो गया। तो आप लोग, आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न 8वां नंबर प्रश्न है कि सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन, मुकम्मल खां, अब्दुल समद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना, ये आप लोग को इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि सम्राट अकबर से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ये मुगल वंश के शासक थे सम्राट अकबर। ठीक है ना, मुगल वंश। तो आप लोग को ये बताना है कि जरी कलम की उपाधि किसको प्रदान की गई थी। तो दोस्त मेरे इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा, ये मोहम्मद हुसैन को जो है ये जरी कलम की उपाधि से नवाजा गया था सम्राट अकबर के द्वारा। किसको? मोहम्मद हुसैन को। तो देखिए यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं, एक जरी कलम हो गया, और मेरा काम ये है कि जो प्रश्न से महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो उसका सुथरा वहीं पर मैं साफ कर दूं। और यही मेरा पढ़ाने का तरीका होता है। आप लोग बस अपना कीमती समय देते रहिए, और आप लोग अगर समझने के लिए तैयार हैं, आप लोग देखिए होता क्या है कि मैं थोड़ा लंबा वीडियो बना देता हूं, तो बहुत सारे दोस्त होते हैं कि बस 5-6 क्वेश्चन देखेंगे और देखेंगे अरे बाप रे इतना लंबा वीडियो है कौन देखे, स्किप कर जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिए। ठीक है ना, और मैं कोशिश करता हूं कि अब आप लोग के लिए थोड़ा सा कम ड्यूरेशन का ही वीडियो बनाता हूं कि आप लोग पूरा देख लें। और रोज देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तो आप लोग को बहुत ही लाभ होगा इन सब
क्लास से, ठीक है ना? और आप लोग अपने दिल पर हाथ रखकर बताइएगा कि आप लोग को इतना ज़बरदस्त जो पढ़ाई है, क्या आप लोग को कम लगता है क्या इतना पढ़ाना? आप लोग अपने से ही बताइएगा कि ये क्लास आप लोग को कैसा लगता है। तो देखिए ये जरी कलम की बात की जाए तो मोहम्मद हुसैन हो गए। अगर एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है, एक सीरी कलम जो है, सीरी कलम की उपाधि जो अकबर के द्वारा दी गई, वो किसको दी गई थी? तो ये दोस्त मेरे, ये अब्दुल समद जो है, अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा। तो जरी कलम पूछ ले तो मोहम्मद हुसैन, और सीरी कलम पूछ ले तो अब्दुल समद जो हो जाएगा, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप लोग दोनों ये उपाधियां जो है आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। और चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। देखिए प्रश्न 9 नंबर है आप लोग के लिए। ये प्रश्न 9 नंबर आज के लिए है आप लोग के लिए। ये 2011 की जनगणना का आधारित प्रश्न है। चूँकि दोस्तों इसके बाद जनगणना अभी तक हुई नहीं है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये 2011 से जनगणना से संबंधित जो है, आप लोग को कई बार परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं, चाहे वो ट्री 1.0 हो या ट्री 2.0 हो। तो यहाँ पर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? यहाँ पर जनसंख्या घनत्व की बात की जा रही है। ऑप्शन है वैशाली, शिवहर, सिवान, उपयुक्त में से एक से अधिक, अउपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को जानते हैं क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को हो जाएगा ये शिवहर जो हो जाएगा, ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये शिवहर हो जाएगा। ठीक है ना? शिवहर जिले का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा था बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये तो सबसे ज्यादा हो गया। तो कहिएगा कि सर अब तो ज्यादा वाला बता दिए, थोड़ा न्यूनतम वाला भी बता दे। तो लीजिए न्यूनतम वाला भी बता दी। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका था ये भी देख लीजिए। 2011 की जनगणना कौन सा किस जिले का था? तो ये आप लोग को हो जाएगा, कैमूर जिला हो जाएगा। ठीक है ना? कभी परीक्षा में पूछ ले कि चलिए ये तो सर आपने जिला का बता दिया, लेकिन कितना था जनसंख्या घनत्व ये भी थोड़ा बता दीजिए। तो शिवहर सबसे ज्यादा था, तो इसका कितना था ये मैं लिख दे रहा हूं। शिवहर का था 1880 व्यक्ति, 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो था, ये प्रति वर्ग किलोमीटर जो है, ये आप लोग को शिवहर का जनसंख्या घनत्व था 2011 के जनगणना के अनुसार। कैमूर का अगर बात किया जाए जो कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व था पूरे बिहार में, उसका था दोस्त मेरे आप लोग को 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है, ये जनसंख्या घनत्व था कैमूर का। ये जो कि सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व था 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में। ठीक है ना? ये बिहार राज्य की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है? तो अब देखिए दोनों प्रश्नों का उत्तर तो मैंने बता दिया जो महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं। अब अगर पूछ लिया जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना था, पूरे बिहार का जनसंख्या घनत्व, ठीक है ना, ये तो सेपरेट सेपरेट जिला का हो गया। पूरे बिहार का जनसंख्या घनत्व अगर पूछ लिया जाए, तो आप लोग को ऑप्शन में जहां भी देखिएगा 1106, 1106 वर्ग, एक 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर जो हो जाएगा, ये 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर जो है, ये पूरे बिहार का जनसंख्या घनत्व था। ठीक है ना? कब? 2011 की जनगणना के अनुसार। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। आप लोग बस एकदम वीडियो के एक एक पॉइंट को आप लोग गहनता पूर्वक देखिए, और आशा करता हूं कि आप लोग को ये जितने भी जबरदस्त क्लासेस जो हैं, आप लोग जब परीक्षा में बैठिएगा अगस्त 2024 में, तो आप लोग प्रश्नों को एकदम धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा। क्योंकि अभी ये आप लोग को जनवरी चल रहा है, अभी अगस्त आने में 7 से 8 महीने हैं। अगर लगातार आप लोग इसी तरह चैनल पर बने रहिएगा, और हमारे चैनल पर आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासों का भंडार है। अभी तक आप लोग के लिए 180 वीडियो जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जो कि आप लोग को उसमें करेंट अफेयर हो जाएगा, जीके का भी वीडियो है, जनरल साइंस से भी वीडियो है। करेंट अफेयर का तो 10 क्लास करेंट अफेयर का है, जो कि 1 साल का पूरा सुखड़ा साफ हो जाएगा। तो करेंट अफेयर का भी भरपूर क्लासेज है, हिंदी की क्लासेज है, अंग्रेजी की भी क्लासेज है, रीजनिंग मैथ के भी क्लासेज है। यानी कि आप लोग को यूं कहें कि पूरा संपूर्ण तैयारी जो है हमारे चैनल पर आप लोग के लिए उपलब्ध है। ठीक है?
तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 10 आप लोग के लिए है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? ये सिकंदर का हमला के समय में पूछा जा रहा है। ऑप्शन आप लोग के पास है नंदवंश, ये मौर्य, शुंग, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहले तो देख लीजिए कि सिकंदर का हमला जो है, अगर भारत में पूछा जाए कि सिकंदर जो है, सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया था? भारत पर आक्रमण कब किया था? तो दोस्त मेरे, इसका सही जवाब आप लोग को हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में जो है ये सिकंदर के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। ठीक है ना? 326 ईसा पूर्व में। और उस समय उत्तर भारत में शासक कौन थे? तो ये नंद वंश का शासक जो थे, वो कौन थे नंद वंश का शासक? तो दोस्तों ये धनानंद जो थे, ये नंद वंश के शासक थे उस समय उत्तरी भारत में। और ये मगध साम्राज्य के राजा थे। ठीक है ना? ये मैं लिख दे रहा हूँ, मगध साम्राज्य के ये राजा थे, ये धनानंद। और इनसे महत्वपूर्ण फैक्ट के एक और समझ लीजिए, एक और प्रश्न आप लोग देख लीजिए, ये अंतिम नंद वंश शासक थे। ठीक है ना? ये अंतिम नंद वंश शासक थे। अगर कभी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि अंतिम नंद वंश के शासक कौन थे, तो ये धनानंद ही थे, जो इनको इनको मारकर चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ये मौर्य वंश की स्थापना की गई। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इनको परास्त कर दिए और मौर्य वंश की स्थापना किए थे धनानंद को हराकर। ठीक है ना? और आप लोग को ये भी मालूम होगा कि वो चाणक्य की सहायता से ये मौर्य वंश की स्थापना किए थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट जो हो गया, कुछ इस प्रश्न से हो गया। तो आशा करता हूं कि ये जो है आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, ये लगभग 32 मिनट का वीडियो हो गया है। और दोस्तों, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा मैं बना देता हूँ, तो आप लोग पूरे वीडियो देख नहीं पाते हैं और बीच में ही स्किप कर जाते हैं। तो आप लोग के लिए इसी तरह आधे घंटे का सेशन जो है लगातार आप लोग के लिए इस चैनल पर उपलब्ध होते रहेगा। और आप लोग के इसी तरह टॉप क्लास हमेशा हमारे चैनल पर मिलते रहेगा। और इसी तरह के टॉप कंटेंट पाने के लिए, इसी तरह की अपनी ज़बरदस्त तैयारी के लिए आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग की संपूर्ण तैयारी इसी चैनल पर आप लोग को होती है। तो दोस्तों, आप लोग के लिए आज का होमवर्क प्रश्न का टाइम आ गया है। और आप लोग के लिए होमवर्क प्रश्न ये हो गया कि सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर कहाँ का शासक था? ये आप लोग को होमवर्क आप लोग के लिए प्रश्न हो गया। सिकंदर कहाँ का शासक था? इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। आप लोग होमवर्क प्रश्न का जो है, आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में नहीं दे रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। आप लोग के लिए अगर इतना हम मेहनत कर रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग भी थोड़ा सा कमेंट आप लोग करते रहिए। इससे होता क्या है ना, कि मुझे लगता है कि आप लोग हमारे क्लास में दिलचस्पी ले रहे हैं। आप लोग हमसे जो है, हमारे क्लास से आप लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं। तो दोस्तों, आप लोग जो है ये जितने कमेंट करते हैं, उससे हमको मोटिवेशन भी मिलता है। सच बताऊँ तो अगला क्लास आप लोग के लिए लाने के लिए, अगर आप लोग अच्छे-अच्छे कमेंट करते हैं कि क्लास अच्छा लगा या जो भी चीज़ है, आप लोग होमवर्क प्रश्नों का भी उत्तर देते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है दिल से बताऊँ तो। तो आप लोग हमेशा कमेंट करते रहिए, ठीक है ना? क्योंकि आप लोग के द्वारा ये अपेक्षित है। और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। एक और नया शानदार क्लास लेकर आप लोगों के समक्ष मैं उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जय हिंद दोस्तों।